हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वनडे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, भौतिक विज्ञान की जो अपनी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 18वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 17 लेक्चर पूरे हो चुके हैं। उन लेक्चर्स में हमने 2 यूनिट को पूरी तरह से कवर कर दिया था और हमारी तीसरी यूनिट अभी चल रही है। तीसरी यूनिट अब खत्म होने के कगार पर है। 1-2 लेक्चर के बाद ये भी पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम चौथी यूनिट स्टार्ट करेंगे। देखो, इससे पहले वाली जो क्लास थी 17वें नंबर की क्लास, उस क्लास में हमने अविकेंद्र बल और अपकेंद्र बल को बहुत डिटेल में पढ़ा था और उसी के साथ ही हमने वृत्तीय गति को समझा था। आखिरकार वृत्तीय गति क्या होती है, एग्जैक्ट हमने परिभाषा आपको समझाई थी। आज की क्लास में हम नाभिकीय बलों की चर्चा करने वाले हैं। आखिरकार नाभिकीय बल क्या होते हैं? देखो, नाभिकीय बल समझने से पहले आप समझेंगे एक सर नाभिक क्या होता है। तो नाभिक आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। केमिस्ट्री में आपने एक चित्र देखा होगा इस तरह से। ये जो चित्र होता है ये होता है परमाणु। परमाणु एटम, ये एटम का चित्र होता है। ये केमिस्ट्री में आपने देखा होगा। इसमें होता क्या है कि बाहर इस तरह से गोले दिखाए गए होंगे। वो जो गोले होंगे जो बाहर इस तरह से हम दिखाते हैं वो इलेक्ट्रॉन को व्यक्त करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम ये जानते हैं, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है। और नहीं पढ़ा है तो हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तब आपको समझाएंगे। लेकिन इतना तो आपने देखा होगा, हाई स्कूल 9th में ये सब ने देखा होगा ये वाला डायग्राम। और सर ये वाला जो बीच में एक सेंटर है, यहाँ पर सर 2 तरह के पार्टिकल एन और पी, 2 तरह के पार्टिकल मिलते हैं। एन का मतलब होता है सर न्यूट्रॉन और पी का मतलब होता है सर प्रोटॉन। और ये जो है यहाँ पर बहुत सारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अंदर होते हैं। तो ये वाला बहुत डेंस एरिया होता है, बहुत घना एरिया होता है। ये जो है ना, इसी को बोलते हैं नाभिक। इसको बोलते हैं नाभिक, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बोलते हैं, NUCLEAUS, न्यूक्लियस, OUS, न्यूक्लियस। ये है नाभिक। ये नाभिक होता है। अब नाभिक में कौन से 2 पार्टिकल हैं? तो सर एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन। और हम इतना जानते हैं, देखो हम ये मानते हैं कि तुम्हें ये पता होगा कि सर प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और सर न्यूट्रॉन के ऊपर जीरो जीरो चार्ज है। जीरो चार्ज, CHARGE। न्यूट्रॉन के ऊपर किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हम एक बात समझें कि सर अगर प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है और अगर नाभिक में सर बहुत सारे प्रोटॉन हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सर एक प्रोटॉन ये आ गया और एक प्रोटॉन ये आ गया। तो सर जब 2 प्रोटॉन एक साथ आ जाएंगे तो सर इनके मध्य में एक बल कार्य करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। जब 2 समान आवेशित कण एक पास पास लाते हैं तो वो एक दूसरे को दूर भगाने का प्रयास करते हैं। ये हम विद्युत बल में अभी पढ़ने वाले हैं, अभी नहीं पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे विद्युत बल क्या होता है उसमें। तो हमने समझा कि सर ये समान प्रकार के चार्ज हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो एक दूसरे को दूर भगाने का प्रयास करेंगे। तो सर इनके मध्य में एक बल कार्य करेगा, उस बल को बोलते हैं, जो इनके मध्य में ये दूर भगाएगा इसको बोलेंगे विद्युत बल। विद्युत विद्युत बल मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अब हम जानते हैं कि सर प्रोटॉन प्रोटॉन दूर भगाने का प्रयास करता है, लेकिन नाभिक में क्या होता है? सर नाभिक में बहुत सारे प्रोटॉन हैं और वो कभी दूर नहीं भागते हैं। तो सर इसके पीछे क्या लॉजिक है? सर प्रोटॉन और प्रोटॉन के मध्य तो सर प्रतिकर्षण बल लगता है, ये तो दूर भाग जाने चाहिए। सर नाभिक या तो अपना आकार बढ़ा ले या फिर नाभिक में से प्रोटॉन अपने आप निकल के भाग जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि सर ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल्स करता है, दूर भगाने का प्रयास करता है। तो हम कहते हैं कि सर ये सही बात है कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के मध्य विद्युत बल लगता है और प्रतिकर्षण लगेगा। लेकिन ये जो बल है, इस बल से भी 100 गुना ज्यादा मजबूत एक और बल काम करता है। इस बल से जो विद्युत है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य लगता है, इस बल से भी 100 गुना ज्यादा मजबूत बल यहाँ पर काम करता है, 100 गुना ज्यादा। तो उस बल को ही हम नाभिकीय बल बोलते हैं, उसमें भी स्ट्रॉन्ग नाभिकीय बल, इससे भी कई गुना ज्यादा मजबूत बल यहाँ काम करता है, उसको हम नाभिकीय बल कहते हैं। तो हम यहाँ नाभिकीय बल की परिभाषा समझेंगे। पहले हम लिखते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं। नाभिकीय बल की परिभाषा क्या है? जब हम कहेंगे नाभिक, नाभिक नाभिक के अंदर, अंदर नाभिक के अंदर
नाभिकीय कणों, नाभिकीय कणों। अब नाभिक के अंदर कौन से दो कण पाए जाते हैं? एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन। तो नाभिकीय कणों का मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। नाभिक के अंदर नाभिकीय कणों के मध्य लगने वाले बल को ही नाभिकीय बल कहते हैं। नाभिकीय बल कहते हैं। हमें समझ में आया सर? नाभिक के अंदर एक ऐसा बल काम करता है जो ये समान प्रकार के आवेशित कणों को भी बांध कर रखता है, और वो जो बल होता है वो बल इस बल से 100 गुना ज्यादा मजबूत है। उसको हम बोलते हैं मजबूत। ये दो तरह का होता है नाभिकीय बल। एक होता है सर मजबूत नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और एक होता है कमजोर नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो हम यहाँ पर पहले समझते हैं कि सर ये हम नाभिकीय बल की परिभाषा समझे, और हम ये समझते हैं कि सर ये दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है नाभिकीय बल, दो प्रकार के होते हैं। तो हम यहाँ जरा इनको फ्लो चार्ट से बनाते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, FORCE, और वीक, WEAK, वीक न्यूक्लियर, पूरा लिख देते हैं, NUCLEAR, न्यूक्लियर फोर्स, FORCE। तो एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब आप यहाँ पर देखो, समझते हैं कि सर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है। यहाँ पर हम एक छोटा सा परमाणु बना लेते हैं। एक हमने परमाणु बनाया है, इसकी एक ही कक्षा बनाई है। हम इसमें एक न्यूट्रॉन दिखाना चाहते हैं, एक प्रोटॉन दिखा रहे हैं, और भी यहाँ पर प्रोटॉन, चलो यहाँ पर दिखाते हैं इस तरह से कि एक ये प्रोटॉन है, एक ये प्रोटॉन है, बीच में ये न्यूट्रॉन और ये न्यूट्रॉन। ये हमने नाभिक को दिखाने का प्रयास किया, ये नाभिक है। देखो छोटा दिखाते तो आपको दिखता नहीं, इसलिए इसकी कक्षा चलो एक और बना लो, ये बन गई। ये दो कक्षाएं हैं, और ये अंदर प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन है। तो हम जानते हैं कि सर ये न्यूट्रॉन है। एक आप एग्जाम्पल समझो, जैसे मान लीजिए सर एक तरह की कोई, मान लो एक लकड़ी का टुकड़ा है सर, ये लकड़ी का टुकड़ा है सर, इनको जोड़ना है। तो हम जोड़ने के लिए क्या लगा देंगे? बीच में जो फेविकॉल आता है वो हम लगा देंगे, तो वो चिपक जाएगा। सेम उसी प्रकार से आप एक काम समझो कि सर प्रोटॉन और प्रोटॉन के मध्य तो विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, वो जो दूर भगाने का प्रयास करेगा। लेकिन इससे भी ज्यादा मजबूत ये न्यूक्लियस के अंदर जो आपको ये न्यूट्रॉन दिख रहे हैं, ये न्यूट्रॉन इस प्रोटॉन को आपस में इतनी मजबूती से बांध के रखते हैं कि ये छूट नहीं पाता है। तो न्यूट्रॉन इन दोनों को बहुत मजबूती से पकड़ के रखेंगे, तो सर इसी बल को हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। इसका मतलब सर प्रोटॉन को नाभिक के अंदर मजबूती से बांध कर रखने वाला जो बल होगा सर, वही बल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ देखो इसकी परिभाषा इधर लिख देते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को आपस में मजबूती से एक बल बांध कर रखता है, उसे ही स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तो हमें समझ में आया कि सर यहाँ पर ये जो बांधने का काम करवाता है ना, वो ये न्यूट्रॉन करवाता है। न्यूट्रॉन मजबूत, जिस तरह से फेविकॉल दो लकड़ी के टुकड़ों को बांध कर रखता है, उसी प्रकार से ये जो न्यूट्रॉन है ये दोनों प्रोटॉन को पकड़ के रखता है, और इतनी मजबूती से पकड़ता है कि जो प्रोटॉन का जो बल है, प्रोटॉन एक दूसरे को भगाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे ये 100 गुना ज्यादा मजबूत होता है। तो ये 100 गुना ज्यादा मजबूत है प्रोटॉन के मध्य लगने वाले विद्युत बल से। तो ये होता है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब हम बात करें सर इसके बारे में, एक नोट पॉइंट लिख देते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये SNF शॉर्टकट में लिखा मैंने, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये बराबर कितना होता है? 100 मल्टीप्लाई बाई विद्युत, हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ES
एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युत स्थिर बल। तो हम बात करते हैं सर, ये वाली बात हम याद रखेंगे कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वो विद्युत बल से कितने गुना होता है, तो हम कहेंगे सर 100 गुना हैवी होता है ये वाला। तो और ये उत्पन्न क्यों होता है सर, न्यूट्रॉन के कारण उत्पन्न होता है। न्यूट्रॉन इन प्रोटॉन को बहुत मजबूती से पकड़ के रखता है, लेकिन कभी कभी ये बल न्यूट्रॉन जब कमजोर होता है, जब नाभिक का विखंडन होता है तो सर ये कमजोर पड़ जाता है, तो फिर ये टूट भी जाता है एक बार के लिए, लेकिन इतनी आसानी से ये नहीं टूटता। दूसरी बात हम ये समझेंगे कि सर यहाँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, सर इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज क्या है सर, नोट पॉइंट अगला सर, इसकी रेंज क्या है, RANGE। रेंज का मतलब है कि जब दो पार्टिकल्स को, जब दो न्यूट्रॉन या प्रोटॉन इन दोनों के मध्य में कितनी दूरी होनी चाहिए तब ये बल काम करेगा। अगर उससे ज़्यादा दूरी हो गई तो फिर ये बल काम करना बंद कर देगा। मतलब दो पार्टिकल, इनमें से दो प्रोटॉन ले लो या फिर दो न्यूट्रॉन ले लो या फिर एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन ले लो, इनके मध्य में सर कितनी मिनिमम दूरी रखी जाए, कितनी दूरी रखें हम तो ये बल काम करेगा। अगर हम उस दूरी से थोड़ी दूरी बढ़ा देंगे तो फिर ये बल काम करना बंद कर देगा। तो रेंज क्या कहती है, रेंज क्या इसकी कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस तक ये बल काम करता है। इसकी बहुत शॉर्ट रेंज होती है, 10⁻⁻15 मीटर। आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि 10⁻⁻15 मीटर कितनी छोटी डिस्टेंस होगी। इसका मतलब ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, बहुत 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 ही छोटी दूरी, हम अपनी आंखों से तो देख नहीं सकते। 10⁻⁻15 मीटर बहुत छोटा हो गया, ये नॉर्मल आंखों से नहीं देखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर सर ये बहुत शॉर्ट रेंज के लिए ये काम करता है। अगर इससे थोड़ी सी दूरी बढ़ा दी इनके बीच की तो फिर ये न्यूक्लियर फोर्स काम करना बंद कर देगा, वहां पर ये फिर काम नहीं करेगा। तो हमें इतना बात समझ में आया। अब हम बात करते हैं सर वीक न्यूक्लियर फोर्स की। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स समझ में आ गया सर, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उससे 100 गुना होता है और इसकी जो रेंज है वो 10⁻⁻15 होती है। अगर हम इन न्यूक्लियनों के मध्य, जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं इनके मध्य की दूरी अगर इससे ज़्यादा कर देंगे तो इनके मध्य में लगने वाला जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा वो खत्म हो जाएगा। तो आपसे एक सवाल हम पूछ सकते हैं कि एक बात बताइए कि निम्न में से किस दूरी पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अपना काम करना बंद कर देगा। तो हम यहाँ पर पता है एक तो रख देंगे ऑप्शन 10⁻⁻15, इस पे तो काम करेगा, लेकिन इससे बढ़ाएंगे वैल्यू को तो 10⁻⁻15 से अगर हम कर देंगे 10⁻⁻12 तो वो बढ़ गई वैल्यू। तो इसका मतलब हम कहेंगे सर यहाँ पर ये काम करना बंद कर देगा। तो 10⁻⁻15 से जैसे ही हम वैल्यू बढ़ाएंगे, इसके बीच की डिस्टेंस बढ़ाएंगे, बीच की डिस्टेंस जैसे ही बढ़ा देंगे वैसे ही ये बल काम करना बंद कर देता है। अगला हम बात करते हैं सर वीक न्यूक्लियर फोर्स, कमजोर नाभिकीय बल क्या होता है। देखो कमजोर नाभिकीय बल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास हमारा परमाणु है और ये नाभिक है, नाभिक में सर न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। हम एक बात जानते हैं कि सर न्यूट्रॉन बराबर प्रोटॉन, जब नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर हैं तब तो ये स्टेबल रहता है, तब कोई एटम है वो स्टेबल है, STABLE स्टेबल है, ये एकदम स्टेबल है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगा और किसी प्रकार से कुछ नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है काम नहीं करेगा, स्टेबल है। ये वीक न्यूक्लियर फोर्स कब काम करता है, ये काम करता है जब सर नाभिक में न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाए और प्रोटॉन की संख्या कम हो। मतलब न्यूट्रॉन ज़्यादा हो और प्रोटॉन कम हो तब ये नॉन स्टेबल, नॉन STABLE जो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं तो सर ये स्टेबल है। नाभिक के अंदर बस एक प्रकार का बल लगेगा, वो भी होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन अगर नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा है और प्रोटॉन की संख्या कम है तो होता क्या है कि ये जो न्यूट्रॉन है ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनने का प्रयास करता है। और कैसे बनता है, न्यूट्रॉन ये टूटता है, न्यूट्रॉन टूटता है, एक प्रोटॉन प्लस एक बीटा कण और प्लस न्यूट्रिना, ये न्यूट्रिनो ये जो गामा जैसा लग रहा है आपको, ये चलो इस तरह से दिखा देते हैं इसको, इस तरह से होता है न्यूट्रिनो। इसका न्यूट्रॉन तो 0 रहता है इसके ऊपर चार्ज, इसमें से प्रोटॉन बनता है और ये न्यूट्रॉन, ये बीटा कण इसके में से निकलता है और इस पर 0 चार्ज होता है। इतनी बात हमें समझ में आई कि सर जब न्यूट्रॉन टूटता है, क्योंकि जब न्यूट्रॉन ज़्यादा है तो वो न्यूट्रॉन अपने आप को प्रोटॉन में बदलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को बराबर करना चाहते हैं। जैसे ही बराबर हो जाएगी
फिर इस न्यूक्लियस के अंदर केवल एक बल काम करेगा, वो भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करेगा, और इसमें वीक न्यूक्लियर फोर्स काम नहीं करेगा। अब जब ये कंडीशन बनती है तो फिर न्यूट्रॉन टूटता है। न्यूट्रॉन टूटेगा एक प्रोटॉन में और एक बीटा कण में और एक न्यूट्रिनो में। तो बीटा कण और न्यूट्रिनो के इनके मध्य में एक आकर्षण बल कार्य करेगा, और उसी बल को हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। हम कहेंगे सर यहाँ बीटा, यहाँ पर आकर्षण बल, आकर्षण बल बीटा और न्यूट्रिनो के मध्य जो भी आकर्षण बल काम करेगा सर, वही बल वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो हम इसकी डेफिनेशन यहाँ लिख देते हैं। जब नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से अधिक होती है तो न्यूट्रॉन टूटकर प्रोटॉन बनाता है। तब उत्पन्न बीटा कोमा न्यूट्रिनो, इसका नाम मैंने ये लिख दिया, यहाँ से देख लेना, बीटा कोमा न्यूट्रिनो के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ही वीक न्यूक्लियर फोर्स, शॉर्ट में लिखा है मैंने, वीक न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। हमें समझ में आया सर वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है। हम कहेंगे सर जब नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, प्रोटॉन की संख्या कम होती है, तो न्यूट्रॉन टूटता है एक प्रोटॉन और एक बीटा कण और एक न्यूट्रिनो में। बीटा कण निकलने का प्रयास करता है, लेकिन न्यूट्रिनो इसको खींचने का प्रयास करता है, तो इसका मतलब इनके मध्य में एक आकर्षण बल कार्य करता है, और ये जो आकर्षण बल कार्य कर रहा है सर, यही वाला वीक न्यूक्लियर फोर्स है। तो अगर आपसे हम ये पूछें कि ये बताओ वीक न्यूक्लियर फोर्स कब काम करेगा, सर वीक न्यूक्लियर फोर्स तब उत्पन्न होता है जब नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, प्रोटॉन की संख्या कम होती है। आपसे पूछ सकता है कि एक न्यूट्रॉन टूटता है तो वो किस किस में बदलता है। हम कहेंगे सर एक प्रोटॉन बना लेता है, एक बीटा कण बनाता है और एक न्यूट्रिनो बनाता है। और ये पूछ सकता है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स किन दो पार्टिकल्स के मध्य लगता है, तो हम कहेंगे सर वीक न्यूक्लियर फोर्स बीटा और न्यूट्रिनो के मध्य लगता है। ये हम याद रखेंगे। तो ये हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स हुआ और ये हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हुआ। अभी हम इनका थोड़ा कंपैरिजन समझते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लो स्क्रीनशॉट। अब हम समझते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी थोड़ी सी जगह है, हम यहाँ लिख के चलते हैं कि सर ये जो है, जैसे हम यहाँ ये समझे थे सर इसकी जो रेंज है वो 10⁻⁻15 है, तो सर इसकी रेंज कितनी होगी, रेंज RANG इसकी होती है 10⁻16 मीटर। ये हम थोड़ी सी रेंज इसकी याद करके चलेंगे। इसकी रेंज याद रखना कि सर वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है उसकी इतनी रेंज होती है। अगर इस रेंज से थोड़ी सी दूरी बढ़ा दी तो फिर ये वीक न्यूक्लियर फोर्स भी काम करना बंद कर देता है। तो अच्छा, एक और यहाँ पर पॉइंट हम लिख देते हैं कि सर ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स ये बराबर होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स गुणा 10⁻⁻13। इतना याद रखना, वीक न्यूक्लियर फोर्स है वे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से 10⁻13 गुना होता है। मतलब ये बहुत छोटा हो गया। देखिए ये जो है ना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसमें 10⁻13 का जब भाग लगेगा ना, जितना आएगा उतना होगा ये वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो हम ये याद रखेंगे। तो चलिए अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक कंपैरिजन बताते हैं, कंपैरिजन कि सर कौन सा बल सबसे मजबूत है और कौन सा बल सबसे कमजोर है। तो चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक कंपैरिजन समझेंगे कि सर वैसे प्रकृति में तो 4 प्रकार के बल होते हैं सर। एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है और न्यूक्लियर फोर्स होते हैं, उसमें न्यूक्लियर में 2 होते हैं सर, वीक और स्ट्रॉन्ग, और एक होता है सर विद्युत बल और एक तरह से चुंबकीय बल। ये 4 प्रकार के बल होते हैं। तो इन बलों में क्या संबंध है उसकी हम टेबल बनाते हैं, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो हम यहाँ पर लिखते हैं
यहाँ पर लिखते हैं नाभिकीय बल। आखिरकार इनके मध्य में नाभिकीय बल, सबसे पहले हमने लिखा नाभिकीय बल। नाभिकीय बल में दो बल आते हैं, इसमें ऐसा करते हैं, टेबल ऐसी सही बनेगी नहीं। यहाँ पर लिखो पहले नंबर पर गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, हम गुरुत्वाकर्षण बल को देखेंगे। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे वीक, WEA वीक न्यूक्लियर फोर्स। तीसरे नंबर पर देखेंगे इलेक्ट्रो, ELECTR इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और चौथे नंबर पर हम लिखेंगे आपका स्ट्रॉन्ग, STRONG स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब हम बात करते हैं सर, ये जो है अगर हम बात करते हैं कि अगर हम इनकी क्षमता, हम यहाँ क्षमता स्ट्रेंथ, हम क्षमता मान के चलते हैं कि सर गुरुत्वाकर्षण बल अगर एक है, गुरुत्वाकर्षण बल की अगर क्षमता एक है, तो सर जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है उसकी क्षमता 10 की घात 25 होती है। और अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे तो सर 10 की घात 36 होती है, 10 की घात 36 होती है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करेंगे तो सर ये 10 की घात 38 होती है। मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल से अगर वीक न्यूक्लियर फोर्स देखा जाए तो 10 की घात 25 गुना होता है, और अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो ये 36 गुना होता है। और अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो ये होता है 10 की घात 38 गुना, ये 38 गुना होता है। अब हम यहाँ रेंज की बात कर लेते हैं, RANG, यहाँ पर रेंज की बात करते हैं। आखिरकार रेंज, तो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी तो अनंत रेंज है, क्योंकि देखो ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, तब हमने बताया था क्योंकि सर इसकी रेंज अनंत होती है। ये तो आकाश में, अनंत आकाश में भी काम करता है, आकाशीय पिंडों के मध्य काम करता है, तो सर वहां तो दूरी इनफाइनाइट होगी, तो ये तो अनंत है इसकी रेंज। ये जो है वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसकी रेंज होती है 10 की घात -16। और ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इसकी हम यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये चार्ज पर निर्भर करता है कि आवेश कितना मजबूत है। जितना ज़्यादा आवेश होगा सर उतनी दूरी तक ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा, और जितना कम होगा वो, तो इसलिए हम इसका नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये आवेश पर निर्भर करता है, हम इसकी रेंज नहीं लिख सकते। आवेश की मात्रा पर निर्भर हम देख सकते हैं, तो ये आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है कि सर आवेश कितना है। और ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है इसकी 10 की घात -15, ये इनकी रेंज होती है। तो हम इनको, अच्छा ये मीटर होता है, मीटर लिख लेना ना तो भूल जाओ, अभी हमने लिखाया है, ये इनकी रेंज है। तो हमने समझे कि सर प्रकृति के ये 4 बल हैं, 4 बल आपस में किस तरह से संबंधित हैं। तो हमने देखा सर गुरुत्वाकर्षण बल अगर एक है तो सर वीक न्यूक्लियर फोर्स इससे 10 की घात 25 गुना होगा। गुरुत्वाकर्षण बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कितने गुना होगा? तो 10 की घात 36 गुना होगा। और गुरुत्वाकर्षण बल से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा वो 10 की घात 38 गुना होगा। अगर एक बात बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कितने गुना है? तो तुम कहोगे सर ये 38 में से अगर 36 घटाएंगे तो 2 घात बचेंगे। इसका मतलब हमें एक और चीज़ लिख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग, STRONG स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बराबर ये कितना होता है? 100 मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यही बात हमें अभी लिखी थी, हमने अभी यही बात लिखी थी कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या था? हमने बताया था ये एक प्रोटॉन है पॉजिटिव और ये एक प्रोटॉन पॉजिटिव, इनके मध्य में जो भी बल कार्य करेगा सर वही तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और इससे भी 100 गुना मजबूत होता है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसलिए उनको बांध कर रखता है। तो ये हुआ आपका नाभिकीय बल। उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा, और लगातार अपनी नॉलेज को इसी तरह से हमारे साथ जुड़कर एनहेंस करते रहिए। और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवा सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। बस आज के लिए इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाज़त, में मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।